गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास के विषय परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का लेसन 14 रहे साथ साथ को आगे पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पेज नंबर 113 113 निकालिए। यह है बढ़ने लगी मधुमक्खियाँ। पिताजी ने नवंबर में सभी डिब्बे सरसों के खेत में रख दिए। प्रत्येक डिब्बे को 5 से 10 मीटर के फासले पर रखा। मैंने और माँ ने चीनी का घोल तैयार किया ताकि मधुमक्खियों को फूलों का रस ना मिलने पर इसे भोजन के लिए दिया जा सके। प्रत्येक डिब्बे के नीचे लोहे का एक चौकोर स्टैंड रखा गया। इसके चारों पायों के नीचे पानी से भरी प्यालियां रखी ताकि चींटियां डिब्बे में न जा सके। तो देखिए, इस तरह से यहाँ फोटो भी दी गई है। खेत में मधुमक्खी पालन के लिए रखे हुए बक्से देख रहे हो ना, सारे बॉक्स रख रखे हैं। यहाँ पर ये सरसों का खेत है और इसके पास ये बक्से रख रखे हैं। अब पेज नंबर 114 यानी कि 114 पेज नंबर निकालिए। इसके क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ। सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझकर ये अपनी कॉपी में भी लिखने हैं और अपनी नोटबुक में भी और अपनी बुक में भी, दोनों में ही लिखने हैं। डिब्बे के नीचे स्टैंड क्यों रखा जाता है? पहला प्रश्न है, डिब्बे के नीचे स्टैंड रखा था इन्होंने, क्यों रखा था? कि डिब्बों को धरती से ऊंचाई पर रखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, स्टैंड के नीचे प्याली में पानी भरकर क्यों रखते हैं? पानी भरकर रखने से चींटियां डिब्बे में नहीं आती। यदि सरसों के फूल कम हों तो मधुमक्खियां क्या खाएंगी? क्या खाएंगी पता है? उन्हें चीनी का घोल भी दिया जा सकता है, ठीक है, या वे अन्य फूलों का रस भी चूस सकती हैं। अब आगे हैं, पता करो। यदि रानी मक्खी ना रहे तो अन्य मक्खियों का क्या होगा? बताओ बच्चों, अगर रानी मक्खी छत्ते में ना हो तो अन्य मक्खियाँ क्या करेगी? यदि रानी मक्खी ना रहे तो अन्य मक्खियाँ भी उड़ जाती हैं, वो उसमें रहती नहीं हैं छत्ते में, वो भी उड़ जाएंगी। ऐसा करो। क्या तुमने कभी मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ सुनी है? यदि हाँ तो तुम भी वैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करो। तो बच्चों बताओ, सुनी है ना मधुमक्खियों की आवाज़? तो हाँ, और इनकी आवाज़ कैसी होती है वो सभी बच्चे खुद निकाल कर दिखाएंगे आवाज़ को, ठीक है। आगे है, तैयार हुआ शहद। पिताजी समय समय पर डिब्बों को खोलकर उनका निरीक्षण करते रहते थे। ऐसा करते समय वे मधुमक्खियों से बचने के लिए मुंह पर जाली लगाकर हाथों पर दस्ताने पहन लेते थे। डिब्बों के अंदर जिस फ्रेम पर शहद अधिक मिलता, वे उस फ्रेम की मधुमक्खियां झाड़कर शहद को मशीन द्वारा निकाल लेते। इस प्रकार धीरे धीरे हमने बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लिया। हमने इसे बाजार में बेच दिया। शहद शुद्ध व साफ होने के कारण 100 रुपये प्रति किलो बिका। अब हमारे पास 40 डिब्बे हो गए हैं। लोग हमसे शहद खरीद कर ले जाते हैं। गांव के और लोगों ने भी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन शुरू कर लिया है। अब बताओ, आगे फिर इसके क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए, क्या तुम्हें या तुम्हारे परिवार में किसी को कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? यदि हाँ तो दर्द कम करने के लिए तुमने क्या किया? तो बताइए बच्चों,
मारा है क्या? हाँ, हम यहाँ कह सकते हैं कि लोहे की चीज़ को रगड़ा, या फिर सरसों के तेल में नमक मिलाकर लगाया। इस तरह से आप जो भी कार्य करते हैं जब मधुमक्खी डंक मार जाती है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या तुमने कभी शहद चखा है? यदि हाँ तो इसका स्वाद कैसा लगा? शहद तो सभी बच्चों को पसंद है ना? तो सभी ने खाया होगा। शहद चखा है? हाँ। स्वाद कैसा है? इसका स्वाद मीठा है। ठीक है। आगे है, तुम शहद कहाँ से लाते हो? बताओ, कहाँ से लेके आते हो? बाजार से, या तुम कहीं और से भी लेकर आते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। आगे है पेज नंबर 115 है। पता करो, तुम्हारे घर में शहद का उपयोग किन कामों में होता है? आपको बताना है कि शहद का प्रयोग किन किन कामों में होता है। खांसी होने पर शहद में अदरक मिलाकर मेरी मम्मी हमें खिलाती है, इस तरह से भी कह सकते हैं। या तुम्हारे घर में जिस भी काम में शहद लाया जाता है उसको यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। आगे है, तुम्हारे यहाँ शहद किस भाव बिकता है? हमारे यहाँ तो 400 रुपये किलो बिकता है। अब तुम्हारे यहाँ अलग रेट होंगे तो आप लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ 250 रुपये है, 300 रुपये हैं, या इस तरह से जो भी भाव हो यहाँ पर लिख सकते हो। मधुमक्खी की तरह और भी कई जानवर झुंड में रहते हैं। ठीक है। मेहनती चींटियाँ, अब यहाँ चींटियों की बात है। ये भी झुंड में इकट्ठी रहती हैं। वैसे तुम्हें देखा होगा ना, चींटियाँ जहाँ होती है लाइन लगी रहती है। एक चींटियाँ जहाँ भी एक चींटी दिखेगी थोड़ी देर में ही वहाँ हजारों चींटियाँ आ जाती हैं। देखिए, पढ़ते हैं, हम आकार में छोटी जरूर हैं। कौन कहता है ये बात? चींटियाँ बोल रही हैं। पर हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम मीठी तली हुई चीज़ों और अनाज को झट से सूंघ लेती हैं। आपने भी देखा होगा ना कि जब जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी खाने की चीज़ गिर जाती है तो वहीं पर चींटियाँ आ जाती है। हम एक खास महक के जरिए एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, फिर कतार बनाकर दल बल के साथ वहां पहुंच जाती हैं। हमारे समूह में मजदूर, नर सिपाही, रानी और नर चींटियां होती हैं। हम जमीन की दरारों में या पेड़ों की खोखली जड़ों में रहती हैं। बरसात का अनुमान होते ही हम अपने अंडों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं। ये देखिए, ये हैं चींटियाँ, दिख रही हैं ना? ये भी झुंड की तरह ही रहती हैं। जहाँ पर भी कुछ सामान खाने का गिरा हुआ दिखेगा उसी टाइम आ जाती हैं। सोचो और लिखो, क्या तुम्हारे घर में भी सब मिलकर काम करते हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, जब घर की सफाई करते हैं तो पापा छत के पंखे साफ करते हैं। मेरी दीदी माँ के साथ झाड़ू पोछे में सहायता करती है। मैं बर्तन इकट्ठे कर देता हूँ या कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे लिख लेना आपको। चींटियाँ एक कतार में क्यों चलती होंगी? चींटियाँ चलते समय पीछे रसायन छोड़ती रहती है। आपने भी देखा होगा ना, जहाँ पर एक चींटी नज़र आ जाएगी वहाँ पर थोड़ी सी देर में ही देखना उनकी कतार लगी मिलेगी। तो वो ऐसा क्यों होता है कि चींटियाँ जो है अपने पीछे पीछे रसायन छोड़ती रहती है और अन्य चींटियाँ उसे सूंघ कर कतार में चलती रहती हैं। चींटियों का घर कहाँ होता है? जमीन के दरारों, पेड़ों की खोखली जड़ों में। यहाँ पर भी आया था ना ये कि हम जमीन की दरारों में या पेड़ों की खोखली जड़ों में रहती हैं। चींटियों के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? बताओ बच्चों, क्या सीख मिलती है हमें? कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी कार्य भी मिलकर करने चाहिए। अब आगे निकालिए पेज नंबर 116।
ऐसा करो। चींटियों को रास्ता दिखाकर भोजन तक पहुंचाओ। ये देखो, ये चींटियां हैं और यहाँ पर इनके मीठे मीठे स्वादिष्ट लड्डू है। तो इन चींटियों को हमें यहाँ तक पहुँचाना है। तो बताइए, ढूंढिए रास्ता, कैसे जाएंगी ये चींटियाँ? शाबाश, सोचो। देखो, ऐसे भी जा सकती हैं, कई रास्ते हैं वैसे इनके जाने के। इस तरह से भेज दिया हमने इनको, ऐसे किया और शाबाश। देखो आगे, ऐसे करके और ये पहुंच गई अपने भोजन तक। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपनी किताब में रास्ता ढूंढना, और अलग अलग और भी रास्ते मिलेंगे आपको। ठीक है, ढूंढ लेना। आगे है हाथियों का झुंड। हमारे झुंड में कुछ हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हमें तालाब में नहाना और मिट्टी में लौटना बहुत अच्छा लगता है। किसको बच्चों, पता है? हाथियों को। ये देखो, हाथी दिख रहे हैं ना? तो ये कहते हैं कि हमारे झुंड में कुछ हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं और हमें तालाब में नहाना, मिट्टी में लौटना बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारी त्वचा साफ रहती है। हमारी सूंड इतनी मजबूत होती है कि हम इससे घास का तिनका भी उठा सकते हैं और पेड़ों को भी उखाड़ सकते हैं। हथिनियाँ हमें पानी में धकेल कर तैरना सिखाती हैं। सबसे अधिक उम्र की हथिनी हमारे आगे चलती है। ध्यान से सुनो बच्चों, आगे चलकर यही जो है सब क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें से, और उनके आंसर भी इसी में से होंगे, और हम सब उसका कहना मानते हैं। अब आगे पेज नंबर 117, यानी कि 117 पेज नंबर निकालिए। सोचो और लिखो। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? बताओ, कौन होता है? सबसे अधिक उम्र की हथिनी झुंड की मुखिया होती है। झुंड में रहकर हाथी के बच्चे क्या क्या सीखते हैं? वे तैरना, नहाना, मिट्टी में लेटना, भार उठाना और मिलकर साथ रहना सीखते हैं। ठीक है। समूह में नीलगाय। अब देखिए, ये समूह में नीलगाय भी समूह में रहती हैं। इनके बारे में देखिए। मुझे गाय की बहन कहा जाता है। किसको? नीलगाय को गाय की बहन भी कहते हैं। किसानों की तो मैं दुश्मन हूँ, क्योंकि उनकी फसलों को चट कर जाती हूँ। कौन कह रहा है ये बात? नीलगाय। हमारे झुंड में लगभग 10 से 12 मादा नीलगाय और बच्चे रहते हैं। मादाएं मिलकर हमें पालती हैं। हमारे बच्चे झुंड की किसी भी नीलगाय का दूध पी लेते हैं। आराम करते समय हम एक दूसरे से पीठ सटाकर लेट जाती हैं। झुंड का एक सदस्य खड़ा रहकर निगरानी करता है। खतरा महसूस होने पर वह दबी आवाज में पुकारता है और हम अपने बच्चों को झाड़ियों में छिपा लेती हैं। समझ आ गया ना नीलगाय क्या क्या करती हैं? अब हम इसके क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। सोचो और लिखो। नीलगायों के झुंड में बच्चे किन के साथ रहते हैं? बताओ बच्चों। नीलगायों के झुंड में बच्चे मादा नीलगाय के साथ रहते हैं। खतरे का आभास होने पर नीलगाय एक दूसरे को कैसे बताती हैं? खतरे का आभास होने पर निगरानी कर रही मादा नीलगाय दबी आवाज में पुकारती हैं और बच्चों को झाड़ियों में छुपा दिया जाता है। तो बच्चों, आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे के जो भी लेसन है, आगे का रहता है, मैं वो आपको मेरी तीसरी वीडियो पार्ट 3 में करवाऊंगी। ये पार्ट 2 था, और इससे पहले मैंने जो पार्ट करवा रखा है पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।